पता ही नहीं पड़ रहा कि देश में वास्तव में हो क्या रहा है। हमारे साथी ने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि सर मेरे को और दिन भर इनको, ये तो टीवी देखते हैं ना, तो दिन भर इनको पाकिस्तान की भूखमरी दिखाते हैं। इन्होंने कहा साहब वहां तो भूखे मर रहे हैं, आटा ही नहीं मिल रहा है। बिल्कुल आपने सही देखा होगा, मैं आपको गलत नहीं, सरकार कह रही है डाटा गलत है। बिल्कुल आपने ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, सरकार कह रही है डाटा गलत है। कौन सा सर ये जो भुखमरी का है तो का केस इस पे बंद करे, सीबीआई ईडी भेज दे, वर्ल्ड किसने करी है वहां जिनेवा में उस संस्था पे भेज दे, ईडी के छापे मार दे, और क्या कर सकते हो आप। जिस तरीके से प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो प्रेस की जवाबदेही की बात क्यों नहीं करते कि जिस तरीके से फेक न्यूज़ प्रसारित हो रहे हैं आपके भारत जोड़ो आंदोलन को लेकर के ही, चाय की जगह मैंने भाई साहब ये वापिस आपको एक लाइन पढ़ के सुना देता हूँ। इससे ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं आप सबके प्रोफेशन का दिल से बेहद सम्मान करता हूँ। उसमें लिखा गया है, द रिपोर्ट डिस्क्राइब इंडिया as one of the world's most dangerous country for the media। सबसे खतरनाक देश दुनिया में, उसकी श्रेणी में मीडिया के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए भारत है। तो क्यों प्रधानमंत्री जी इस पे बात नहीं, और क्यों है उसका कारण बता रहा हूँ। क्या प्रधानमंत्री जी से कोई बोल सकता है कि प्रधानमंत्री जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही नहीं रहे तो सवाल लेंगे कैसे। अभी आपने मेरे से 1000 सवाल पूछे, कई सवाल मैंने कोई जानकारी नहीं थी, तो मैंने आपको कहा कि जानकारी लेके दूंगा, क्योंकि मैं ब्रह्मा नहीं हूँ। एक तो ब्रह्मा जी हुए, और उसके बाद एक व्यक्ति है जो ब्रह्मा अपने आप को समझता है, पर वो नहीं है ब्रह्मा। आपके साथ आपके पास पूरा ज्ञान नहीं होता। तो ये प्रेस फ्रीडम की जो इश्यू है, उसके वो भी एक बड़ा फैक्टर है कि देश के लोग आज देश छोड़ के जाने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि देश के लोगों को पता ही नहीं पड़ रहा कि देश में वास्तव में हो क्या रहा है। हमारे साथी ने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि सर मेरे को और दिन भर इनको, ये तो टीवी देखते हैं ना, तो दिन भर इनको पाकिस्तान की भूखमरी दिखाते हैं। इन्होंने कहा साहब वहां तो भूखे मर रहे हैं, आटा ही नहीं मिल रहा है। बिल्कुल आपने सही देखा होगा, मैं आपको गलत नहीं, सरकार कह रही है डाटा गलत है। बिल्कुल आपने ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, सरकार कह रही है डाटा गलत है। कौन सा सर ये जो भुखमरी का है तो का केस इस पे बंद करे, सीबीआई ईडी भेज दे, वर्ल्ड किसने करी है वहां जिनेवा में उस संस्था पे भेज दे, ईडी के छापे मार दे, और क्या कर सकते हो आप। या तो आप डाटा देते नहीं हो और कोई दूसरा डाटा देता है, इंडिपेंडेंट एजेंसी। ये तो कांग्रेस ने किया है क्या? ये सर्वे किया है ग्लोबल एजेंसी ने। नहीं पसंद आ रहा तो भेज दो ईडी और मार दो छापा, और उसके हेड को बुला लो या ईडी के सामने पेश होने संबंध दे बुला लो, यही कर सकते हो आप। देखिए मैं आपको एक पुरानी कहावत बताता हूँ। बिल्ली अगर दूध पीते हुए आंख बंद कर लेती है ना, तो बिल्ली को लगता है कि किसी ने मुझे देखा नहीं, पर दुनिया में सब देख रहे हैं, समझा। तो आप कह दो मैं तो ये डाटा नहीं मानता, मैं मान लो एक परीक्षा दूं और F ग्रेड आ जाए, मैं कह दूं मैं ये परीक्षा ही नहीं मानता, उससे मेरा ही नुकसान है, क्योंकि पास होने वालों के तो A+ ग्रेड भी आया है। तो ये इन बेतुके इश्यूज के, सरकार तो कहती है हम CMI का डेटा नहीं मानते, सरकार तो कहती है हम हमारा खुद का डेटा नहीं मानते। जो भारत सरकार का लेबर मंत्रालय ने कहा कि 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी है, वो तो कह रही है हम तो हमारे ही नहीं मानते। तो अब उनका क्या कर सकते हैं जो कहते हैं हम हमारा डाटा नहीं मानते। जिस होल्डिंग कंपनी की आप बात कर रहे थे, राहुल गांधी जी ने जो उनका स्टेटमेंट दिया था, 21वीं सदी के गौरव हाफ पैंट पहना करते थे और भोलेनाथ को लेकर के वो लोग कभी अनिल विज हरियाणा के मिनिस्टर ने उस पर राहुल गांधी जी को हिट आउट करके कहा कि करोड़ों खर्च कर रहे हैं 5 स्टार होटल ऑन व्हील्स ऑन की भारत जोड़ो यात्रा, इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं आप लोगों को, और आप RSS पे स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक बार शाखा खुद राहुल गांधी भी ज्वाइन करें। देखिए आज हरियाणा में हमारी यात्रा का अंतिम दिन है, पर मैं भारत जोड़ो यात्रा की ओर से अनिल विज साहब से आग्रह करूंगा कि कल हम पंजाब एंटर करेंगे, आपसे बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं होगा, आप 2 घंटे के सफर में वहाँ पहुँच जाएंगे। 24 घंटे राहुल जी के साथ बिताए और फिर बताए कि कौन सा 5 स्टार है। विज साहब कमर है ना, कमर ये अकड़ जाएगी, 3 दिन तक आप बैठ नहीं पाएंगे और चल नहीं पाएंगे। पाँव है ना, पाँव
वो आगे नहीं बढ़ते हैं। आप जब 5 किलोमीटर चल लेते हो ना तो पांव आगे नहीं बढ़ते हैं, इतना ताकत लगानी पड़ती उस पांव को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए। एक बार चलिए विज साहब, ताकि आपको पता लगे कि आप जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। आप जो आधा घंटा शाखा में डंडा लेके घूमते हैं ना, इसमें 6 घंटे चलना पड़ता है और 6 घंटे स्पीड रहती है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की। विज साहब 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे ट्रेडमिल पे 5 मिनट चल के बता दो। और मैं नहीं चाहूंगा आप चलो, कोरोना का आपके टीके लगे हुए हैं, आयु भी वृद्ध है, मैं नहीं चाहता कोई ऐसा हादसा आपके साथ। तो इसलिए आपके पास कोई जानकारी हो विज साहब तो दीजिए। ये भ्रामक जानकारियां देके कब तक अपना काम करेंगे? नई जानकारी है तो बोलिए ना कि मेरे पास जानकारी नहीं है। मैं पूरा 24 घंटे बिताऊंगा भारत जोड़ो यात्रा में, फिर मैं बताऊंगा। वहां चलिए हमारे साथ, भोजन भी करिए। 0 डिग्री जब रात को टेम्परेचर होता है ना विज साहब, तब पता लगेगा आपको 5 स्टार। 3 कंबल भी ओढ़ा हुआ आदमी ठिठुरता रहता है और राहुल गांधी एक टी शर्ट में चलता है। चलिए ना विज साहब, चल के तो बताइए, चल के फिर आपसे हम बात करेंगे और आपसे राय भी लेंगे कि आपने क्या सीखा, क्या पाया। तो बेतुकी बातें करना ये सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन दिखाता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। फ्रस्ट्रेशन क्या है कि जो आज भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग शामिल हुए, जो कल होंगे वो आज से ज्यादा होंगे, जो परसों होंगे वो कल से ज्यादा हो रहे, प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और भाजपा घबरा ही नहीं है, बौखला ही नहीं है। इसलिए इस तरह की बातों का मुझे लगता है कि मैं सिर्फ सम्मान पूर्वक ही उत्तर दे सकता हूं, क्योंकि वो उम्र में भी बड़े हैं, तजुर्बे में भी मुझसे बड़े हैं। पर राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा में टिप्पणी करने से पहले एक दिन बिता के तो देखे राहुल भारत जोड़ो यात्रा। सर, अमृतकाल के अंदर प्रतिदिन 600 लोग जो भारत के सिटीजन हैं वो भारत छोड़ के बाहर जाते हैं। ये अमृतकाल है प्रधानमंत्री जी के अनुसार। इस अमृतकाल के अंदर जो अच्छे दिन आएंगे वाली बात थी, वो भारतीयों के भारत के बाहर आएंगे। अच्छे दिन विल कम फॉर इंडियंस आउट ऑफ इंडिया इन अमृतकाल। दिस इज व्हाट द डेटा शेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेलिंग अस। ये सारी बातें भारत सरकार का विदेश मंत्रालय का जो डेटा है उससे बाहर निकल के आ रही है। इस अमृतकाल के अंदर अगर हम 2014 की तुलना करें तो प्रतिदिन भारत छोड़ के बाहर बसने वाले लोगों की संख्या 1.7 टाइम्स से बढ़ी है। जो पहले प्रतिदिन भारत 2014 में 354 लोग भारतीय सिटीजनशिप को त्यागते थे, आज वो संख्या हो गई है 604। 604 Indians every day leave Indian citizenship and they migrate from India to some other country of the world. प्रधानमंत्री जी कल प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन को भी संबोधित करके आए। शायद ये डाटा उनको नहीं पता होगा, क्योंकि उनके जो भाषण के राइटर्स हैं उनको कहाँ इतना समय है कि वो ये सब देखे। पर 604 इंडियंस लीव इंडिया एवरी डे। आज शाम को रात के 12 बजे तक 604 और भारतीय देश के बाहर चले गए, जो 2014 में ये संख्या थी 354। 354 थी 2014 में, 2022 में 604, मतलब 1.7 टाइम से ये संख्या बढ़ी। अब सवाल ये उठता है कि बाहर जा रहे हैं तो क्या है, चले जाएं। पर आपको जान के ताज्जुब होगा कि इनमें से अधिकांश हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं। 7,000 लोग ऐसे हैं जिनकी सालाना आय 8 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 7,000 people are those whose annual income is more than 8 करोड़ as per the government declared returns। भारत सरकार को दिए गए रिटर्न्स के अनुसार 7,000 लोगों की आय जो भारत छोड़ के 2022 में गए, उनकी आय 8 करोड़ से ज्यादा है। अधिकांश लोग वो हैं जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, मतलब भारत से कमाया हुआ पैसा भारत में निवेश नहीं हो रहा है, वो जाके बाहर जाके निवेश हो रहा है, क्योंकि अमृतकाल है। अमृतकाल की शायद प्रधानमंत्री जी के अनुसार यही परिभाषा होगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, आए, पर भारतीयों के भारत के बाहर आए, भारतीयों के हिंदुस्तान के अंदर नहीं आए। उसके बाद
ये सब तो होना ही था। और क्यों होना था उसके 6 रीजंस लेके आया हूँ। 6 रीजंस व्हाई इंडियंस आर लिविंग इंडियन सिटीजनशिप। पॉइंट नंबर 1, लगातार बढ़ती बेरोजगारी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि 2022 में 12 में से 9 महीनों में बेरोजगारी की दर देश में 7% से ज्यादा थी। 4 महीनों में बेरोजगारी की दर 8% से ज्यादा थी। दिसंबर 2022 को जो महीना खत्म हुआ, बेरोजगारी की दर ओवरऑल 8.3% और शहरी बेरोजगारी 10.09% रही। जब लगातार इतनी भयंकर बेरोजगारी देश में चल रही है तो ये तो होना ही था। तो ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कॉन्स्टेंटली लो जीडीपी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट थी 8.3%, जो कोरोना के पूर्व 2020 में हो गई 3.7%, और कोरोना के दौरान -6.7 और फिर उस लो बेस के कारण 8.7% वर्ष FY 2022 में ये रही। तो लगातार लो बेस ग्रोथ रेट अपॉर्चुनिटीज है, इस कारण लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, अपना पैसा दूसरे देशों में लगा रहे हैं। हमारी जो हंसती खेलती बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था 2017 में 8.3% से जो ग्रो कर रहे थे, और क्या हुआ था 17 में आपको याद होगा, रात को 8 बजे, आज रात 12 बजे से एक तो वो वाकया हुआ, फिर एक दूसरा वाकया, फिर आज रात 12 बजे से संसद खुलवा के बिना तैयारी के GST लगाई। तो ये जो दो भीषण बम मारे भारतीय अर्थव्यवस्था पे, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था 8.7% से 3.7% आ गई, और कोरोना के दौरान माइनस में चली गई, और फिर लो बेस के कारण वित्तीय वर्ष 2022 में ये 8.7% से हुई। तो पहला तो कंसिस्टेंट हाई अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा लो जीडीपी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, पॉइंट नंबर 3। और ये आंकड़ा हम सबके लिए चिंता का विषय है, जो तीसरा पॉइंट है। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग हिंदुस्तान में है, ये यूनाइटेड नेशंस का आंकड़ा है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल इन द वर्ल्ड, और मैं आंकड़ा दे रहा हूं यूनाइटेड नेशंस का, 22.89 करोड़ लोग दुनिया के हिंदुस्तान में गरीब है। 22.89 करोड़ इंडियंस आर पुअर एज पर यूनाइटेड नेशंस। और ये किसने किया रिसर्च? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की संयुक्त रिसर्च में ये पाया गया। इसी रिसर्च का आगे में एक्सटेंडेड वर्जन ये है कि 79% जो दुनिया में 2020 में कोरोना के दौरान गरीब हुए, उनमें से 79% भारत में हुए। तो कोरोना में जो 79% लोग गरीब हुए, उसमें 79% हिंदुस्तान में हुए। तो कंसिस्टेंट हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लो जीडीपी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, लार्जेस्ट पूल ऑफ पुअर पीपल, अमृतकाल चल रहा है, ध्यान रखना। चौथी बात, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 121 देशों में हम 107वें नंबर पर है। 2021 में ये हम थे 101वें नंबर पर। मतलब पूरे जितने भी एशिया के देश है, उसमें अगर हम अफगानिस्तान को हटा दें तो हम हंगर इंडेक्स में सबसे पीछे चल रहे हैं। ये पॉइंट नंबर 4, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। पॉइंट नंबर 5, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, मतलब महिलाओं का जो आर्थिक क्रियाओं में भागीदारी है, अगर हम दुनिया में देखें तो हमारी रैंक 146 देशों में 135वीं है। ये रिसर्च वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने करी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में हमारा स्थान 135 है दुनिया के 146 देशों में। छठा पॉइंट, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए मैं इसको लास्ट में लाया, पर है बहुत महत्वपूर्ण, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। दुनिया में 180 देशों की जो रेटिंग हुई, उसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 150वां है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि उस रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान को वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर द मीडिया, आई अनकोट, ये इन्वर्टेड में लिखा है, उस रिपोर्ट में लिखा गया है, दुनिया में मीडिया कर्मियों के लिए सबसे खतरनाक देश की कैटेगरी में भारत है। क्यों है आपको भी पता है वो बात, मुझे भी पता है। ये 6 जब बातें हुई तो क्या हमको ताज्जुब होना चाहिए कि ये जो करोड़पति लोग भारत क्यों छोड़ के जा रहे हैं?
प्रोफेशनल लोग भारत क्यों छोड़ के जा रहे हैं, बड़े लिखे लोग भारत क्यों छोड़ के जा रहे हैं, क्यों पिछले 8 सालों में 1.7 टाइम्स लोगों का भारत छोड़ने का जो नंबर है वो बढ़ा है। क्या ताज्जुब है? मुझे तो नहीं। इस बाबत हमारे 4 सवाल और बड़े सिंपल सवाल है प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आप आजकल प्रवासियों से ज़्यादा वार्ता कर रहे हैं। पहला, why are 600 plus or precisely 604, 604, why are 600 plus people per day giving up their Indian citizenship? 2022 में प्रतिदिन 604 लोगों ने भारतीय नागरिकता क्यों त्यागी प्रधानमंत्री जी? पॉइंट नंबर 2, why the number of Indian people leaving Indian citizenship had increased by 1.7 times? 1.7 गुना से हमारे देश की जो नागरिकता छोड़ने वाले लोगों की संख्या प्रधानमंत्री जी क्यों बढ़ी? प्रधानमंत्री जी, जो मैंने 6 मुद्दे बताए, लगातार बढ़ती बेरोजगारी, लो जीडीपी ग्रोथ, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल इन द वर्ल्ड, ग्लोबल हंगर इंडेक्स वेरी लो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स वेरी लो, इन 6 मुद्दों पे प्रधानमंत्री जी कोई भी चूज कर लीजिए। और आगामी जो संडे आ रहा है, जब आप मन की बात करो, एक मुद्दे पे अपनी दृष्टि डालिए प्रधानमंत्री कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में आपकी क्या राय है, हम क्यों लो है, हम ग्लोबल जेंडर गैप में क्यों लो है, हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्यों लो है, हमारे यहाँ लगातार बेरोजगारी की दर 8% से ऊपर क्यों बनी हुई है, हम दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे देश में गरीब लोग क्यों हैं, और 79% जो गरीब लोग गरीबी के अंदर आए कोरोना के दौरान वो भारत में ही क्यों आए, और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे देश में लो जीडीपी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। प्रधानमंत्री जी, एक बार इन 6 में से एक मुद्दे पर मन की बात करिए। और चौथा, वाई अच्छे दिन इज नॉट फॉर इंडिया, वाई अच्छे दिन इज नॉट कमिंग टू इंडिया फॉर इंडियंस। भारत के लोगों के लिए अच्छे दिन इंडिया में क्यों नहीं आ रहे?